दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के केस की ओर। आज का केस है नवरोना किडनैपिंग एंड मर्डर केस। नवरोना किडनैपिंग एंड मर्डर केस, ये केस है 2012 के बिहार के मुजफ्फरपुर की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बंगाली फैमिली रहा करती थी जिनके मुखिया का नाम है अतुल्य चक्रवर्ती। उनकी एक बेटी थी जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी उस वक्त 2012 में सेंट जेवियर कॉलेज मुजफ्फरपुर के। और वो वक्त था कि एग्ज़ाम वगैरह सब ख़त्म हो गए थे। वो वाक़या था आपको 19 सितंबर 2012 अगले दिन यानी 20 सितंबर 2012 को बिहार में तीज का त्यौहार मनाया जाना था। तीज का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो कि पंजाब या इस तरफ आए तो आप जो करवा चौथ है उसी की तरह की ही एक सिमिलर फेस्टिवल तीज का त्यौहार जो बड़े ही धूमधाम से बिहार की ओर मनाया जाता है। तो तीज का त्यौहार था। तो बाकी क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़ोरों शोरों से इस त्यौहार को मनाया जाता है, मेहंदी लगाना ये सब रीत रिवाज में है। तो नवरोना में भी बाकी आस पड़ोस के औरतों और फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसने भी अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी। और क्योंकि उसके हाथ में मेहंदी लगी थी तो उसने उस दिन मम्मी पापा से कहा। वैसे तो वो मम्मी पापा के साथ ही हमेशा सोती थी, लेकिन उस दिन उसने कहा कि उसे अलग सोना है क्योंकि अगर वो बिस्तर में मम्मी पापा के साथ सोएगी तो उसके हाथ यहाँ वहाँ लग के उसकी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। तो मम्मी पापा ने मना किया, लेकिन फिर भी वो जिद पे अड़ी रही तो उनके मम्मी पापा ने उसे बगल के रूम में सोने के लिए अलाउ कर दिया। लेकिन उसे कहा गया कि वो अपनी दरवाजे की कुंडी ना लगाए। इसके साथ ही नवरोना बगल के रूम में अकेले सोने चली गई। अतुल्य चक्रवर्ती और उनकी फैमिली सब सो गए। सुबह के करीबन 4 बजे अतुल्य चक्रवर्ती को वॉशरूम जाना था। उनकी आँख खुली और जब वो बाहर की ओर गए तो उन्होंने देखा कि वरांडा का लाइट ऑफ है, जो कि अमूमन हर रोज़ ही वो ऑन रखा करते हैं। जब उन्होंने वापस लौट के अपनी पत्नी से पूछा कि वरांडा का लाइट क्या तुमने ऑफ़ किया, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो ऑफ़ नहीं किया। फिर अतुल्य चक्रवर्ती ने क्योंकि दरवाजे की कुंडी तो बंद नहीं थी, तो उन्होंने नवरोना के दरवाजे को खोल के जब उन्होंने देखा कि नवरोना का बिस्तर खाली है, नवरोना अपने रूम में नहीं है, वो चीख पड़े। और चीखने के साथ ही उन्होंने जब उस रूम का लाइट ऑन किया तो उन्हें दिखाई पड़ा कि जो कि खिड़की है उस रूम की खिड़की के जो ग्रिल है, वो ग्रिल 3-4 ग्रिल बाहर की ओर मुड़ी हुई है। ऐसे कि जैसे बाहर की ओर से किसी ने मुड़ कर एक ऐसा रास्ता बनाया जिसमें से एक आदमी आसानी से उस खिड़की के जरिए बाहर निकल जाए। तो वो उन्होंने चीखा। घर के और परिवार, बेटे सब आके देखा कि नवरोना कहीं नहीं है। आस पड़ोस में खोजने लगे, चीखने चिल्लाने लगे और आनंद फानंद में सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए, लेकिन नवरोना का कहीं कोई पता नहीं चला। और वो सुबह ही पुलिस के यहाँ चले गए और कहा कि ऐसे ऐसे किडनैपिंग हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस के रवैया इस केस की ओर उतना खास नहीं था। वो पहले तो अतुल्य चक्रवर्ती से ही पूछताछ करने लगे कि कहीं ये ऑनर किलिंग वगैरह की बात तो नहीं है। और बाकायदा पुलिस उनके घर आई, उनके सेप्टिक टैंक, घर के वरांडा वगैरह, पिछवाड़े सब खंगाल लिए ताकि कहीं फैमिली वालों ने ही मार के कहीं गाड़ वाड़ नहीं दिया हो। तो इस बात पे बहुत हल्ला हुआ कि ऐसा ऑनर किलिंग वाली कोई बात नहीं निकल के आई, क्योंकि उसकी डेड बॉडी या नवरोना खुद कहीं नहीं मिली। और ये वाक़या पुलिस के पास था। नवरोना के पेरेंट्स लगातार उनसे परस्यू कर रहे थे कि इस केस के बारे में तहकीकात हो, अच्छी तरह से हो, गुहार लगा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये जो है, जिस दिन बिहार पुलिस नवरोना के किडनैपिंग के एफआईआर उनको मिलता है, वो उनके घर आते हैं, तलाशी लेते हैं और नवरोना के रूम को लॉक करके चले जाते हैं और घर वालों से कहते हैं कि वो भी इस कमरे में ना जाए और इस लॉक को कोई ना खोले, क्योंकि इसमें एविडेंस होंगे और बिहार पुलिस को वो एविडेंस लेने होंगे। लेकिन 76 डेज चले जाते हैं। करीबन 1 महीने के बाद जब हर तरफ से हो हल्ला लगता है कि बिहार पुलिस कुछ कर नहीं रही है, तब बिहार पुलिस आती है उस रूम को देखने के लिए और देखकर ही वो कुछ एविडेंस वगैरह कलेक्ट करके वहाँ से वो चले जाते हैं। और लगभग 76 डेज के बाद क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल काउंसलर है, वो गाड़ी उड़ी अपना टांग झाम लेके वो आते हैं कि नवरोना के घर के जो इलाका है उस इलाके की ड्रेनेज को वो साफ़ करने के लिए।
जब साफ़ करते हैं तो नवरूणा के घर के करीबन 10 कदम की दूरी पर एक नाले में से कुछ कंकाल, कुछ हड्डियाँ मिलती है। अब पुलिस कहती है कि क्योंकि एक लड़की की किडनैपिंग की केस दर्ज हो गई थी, तो कहीं ये नवरूणा की बॉडी तो नहीं है, तो डीएनए कराया जाए। लेकिन अतुल्य चक्रवर्ती और उनकी फैमिली डीएनए कराने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, उनकी बेटी ज़िंदा है और वो सही सलामत है। तो वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी की भी यह कंकाल हो सकती है। इस तरह से दिन बीतते गए। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने इस केस को सीआईडी, बिहार सीआईडी को भेज दिया। लेकिन वहाँ से भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। जब चारों ओर से प्रेशर कुछ ज़्यादा हुआ, क्योंकि अतुल्य चक्रवर्ती एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनका एक पुश्तैनी बहुत बड़ा सा एक हवेली था, और उनका हर वक्त यही इल्ज़ाम लगाया था कि इस हवेली के कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण भूमाफिया ने उनकी बेटी को किडनैप किया है। तो इस एलिगेशन के कारण जब कुछ नहीं हो रहा था, तो वहाँ के एक जज साहब है जिनके साथ अतुल्य चक्रवर्ती के जान पहचान थे, तो जज साहब के पास अतुल्य चक्रवर्ती पहुँच गए। और उन जज साहब ने जब सिफारिश की उस वक्त के एडीजीपी से, तो इसमें कार्रवाई करने की उन्होंने आग्रह जताया कि यह इंसान परेशान है, इनको हेल्प किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि अतुल्य चक्रवर्ती यहाँ से वहाँ भाग ही रहे थे, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे थे। हर वक्त वो पुलिस से सीआईडी इसके ये पीछे थे, मीडिया में वो इस बात को बहुत उछाला गया। अतुल्य चक्रवर्ती पहुँचते हैं उस वक्त के एडीजीपी क्राइम सीआईडी AK उपाध्याय के पास, ये बोलने के लिए कि इस मामले में उनको हेल्प किया जाए। तो AK उपाध्याय जो है वो उन्हें एक नंबर देते हैं और कहते हैं ये एक पुलिस अफसर का नंबर है, आप इनसे बात कीजिए और ये आपकी सहायता करेंगे। जब अतुल्य चक्रवर्ती उस नंबर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस नंबर से तो पहले भी मुझे फ़ोन आ चुका है और मैंने इस फ़ोन कॉल पे नवरूणा की आवाज़ चीखती चिल्लाती सुनी थी। अब एक बहुत बड़ा एलिगेशन अतुल्य चक्रवर्ती ने लगाया था, गुप्तेश्वर पांडे, जो कि उस वक्त के बिहार के एक अच्छे पोस्ट में रहा करते, वो फिर बाद में वो बिहार के डीजीपी भी बने। फिर क्या हुआ कि 24 फरवरी 2014 को इस केस को सीआईडी से लेके सीबीआई को दे दिया गया। अब सीबीआई अपना जांच लेके बैठी है। सीबीआई अपना कुछ कर नहीं रही है। फिर क्या हुआ, अतुल्य चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट के पहुंचते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार लगाई गई तो सीबीआई अपना जांच शुरू करती है। और सीबीआई 25 मार्च 2014 को अतुल्य चक्रवर्ती की फैमिली को कन्विंस करती है कि वो ब्लड सैंपल दे, ताकि डीएनए टेस्ट करवाया जाए कि वो जो बॉडी, वो जो कंकाल ड्रेन से मिली थी, वो क्या नवरूणा की है। जब उस डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला वो कंकाल नवरूणा की थी। अब ये किडनैपिंग का केस नहीं रहा, ये एक मर्डर, किडनैपिंग और मर्डर का केस बन चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि सीबीआई ने जांच की। उन्होंने 6 लोगों को अरेस्ट भी किया, जिसमें से एक वो काउंसलर भी था जो उस ड्रेनेज को 76 डेज़ के बाद साफ़ करने के लिए गया था। सीबीआई को शक था कि कहीं ये ड्रेनेज इसलिए तो नहीं साफ़ की गई कि ताकि नवरूणा की जो कंकाल है वो बाहर निकल के आए, और सबका पता चला कि नवरूणा अब जीवित नहीं है। इस बीच अतुल्य चक्रवर्ती हमेशा ये एलिगेशन के साथ बाहर आए, मीडिया के साथ भी, और वैसे भी उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की किडनैपिंग और हत्या जो की है वो भूमाफिया ने किया है और इसमें पुलिस अफसर भी इन्वॉल्व है। उन्होंने ये तक कहा कि जिस दिन नवरूणा की किडनैप हुई थी उस दिन उनके घर के बाहर पुलिस वैन खड़ी थी और उस वैन की सुरक्षा में ही किडनैपर्स ने उन्हें किडनैप किया था। और उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा था गुप्तेश्वर पांडे, जो कि बिहार के डीजीपी भी रह चुके हैं बाद में। जब बिहार के डीजीपी जो है गुप्तेश्वर पांडे, उनको जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके इसमें ऐसे एलिगेशन लगे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर सीबीआई उनसे पूछताछ करती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। और अतुल्य चक्रवर्ती का ये भी कहना था कि सीबीआई ने उन्हें एक बार कहा था कि ये इंसान है जिनके ऊपर सीबीआई को शक है और उनका नार्को और जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट है वो सब कराने हैं इस वाक़या को लेके। और उसमें एक नाम गुप्तेश्वर पांडे का भी था। क्योंकि सीबीआई ने केस लिया था और 90 डेज़ के अंदर वो चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई, तो 6 के 6 लोग बेल पे बाहर हो गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि
आला पुलिस अफसरों ने भी इसमें ये कहा कि उन्हें शक है कि ये एक ऑनर किलिंग का मामला है और घर के ही किसी सदस्य का इसमें हाथ है। लेकिन अतुल्य चक्रवर्ती, उनके बेटे, उनके पति ने हमेशा इस बात से इनकार की कि उन्हें कोई ऑनर किलिंग जैसी उनके घर में कोई वाक़या होता। उनका तो ये कहना था कि ये जो सारा कुछ है ये भूमाफिया ने किया प्रॉपर्टी के चक्कर में। सीबीआई ने भी जांच की। उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से कई बार वक्त लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सारी फटकार भी लगाई कि और वक्त नहीं दिया जाएगा, इस केस में आप क्लोजर रिपोर्ट या चार्जशीट दाखिल करें, लेकिन सीबीआई इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद क्या हुआ कि सीबीआई ने एक बार एक पोस्टर लगवाया कि नवरूणा के केस में अगर किसी के पास कोई क्लू है और वो सीबीआई को हेल्प करते हैं उस एविडेंस के साथ, तो उन्हें 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कोई सामने नहीं आया ये बताने को कि नवरूणा के साथ आखिर उस दिन हुआ क्या था। अब पुलिस के पास बहुत सारे थ्योरीज थे, बिहार पुलिस, फिर सीआईडी, फिर सीबीआई, कि नवरूणा की जो किडनैपिंग हुई थी जिस रूम से, उस रूम की जो खिड़की थी उसकी जो रॉड वगैरह थी वो बाहर की ओर मुड़ी हुई थी, और उसे काटा कैसे गया, कि उसे केमिकल से पहले गलाया गया, फिर रस्सी से उसको बाहर की ओर खींच के मोड़ा गया। अब है कि नवरूणा को अगर इस चीज़ का पता चल जाए तो नवरूणा चीखती चिल्लाती, लेकिन नवरूणा ने कोई चीख चिल्लाहट नहीं की। तो ये है कि पहले नवरूणा को बेहोश किया गया, उसके बाद इस खिड़की को काटा गया। अब नवरूणा को वहाँ से बाहर लेके गया और नवरूणा के कुछ ही दिन बाद 10 कदम की दूरी पे कंकाल मिलती है। तो ये कहा गया कि अगर घर के किसी सदस्य का इसमें हाथ ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बात से भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि अतुल्य चक्रवर्ती जो है 2012 में अपना सारा घर बार बेच के वो कोलकाता शिफ्ट होने के सोच रहे थे। उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या हो गया था कि वो बिहार में और नहीं रहना चाहते थे। उनकी जो हवेली है वो करोड़ों की है और उनके कुछ लैंड ब्रोकर्स से भी उनकी बातें हुई थी इसको बेचने की। तो उनका कहना था कि ये भूमि माफिया उनकी उस प्रॉपर्टी वगैरह को लेके नवरूणा की उन्होंने किडनैपिंग की। लेकिन 2012 का ये वाक़या है और आज ये 2023 है, तो आज 11 साल होने को आए और आज तक ये नहीं पता कि नवरूणा की किडनैपिंग और हत्या में किसका हाथ था या नवरूणा के साथ हुआ क्या था। ये जो है तमाम जहीन अफसर दिमाग, सीआईडी कहे, बिहार पुलिस कहे या सीबीआई कहे, देश की सबसे प्रीमियम जज एजेंसी, जिन्होंने भी इस केस को अपने हाथ में लिया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और आज की डेट में भी नवरूणा का हत्यारा कौन है, नवरूणा को किडनैप किसने किया, उस दिन उस रात को उस घर में क्या हुआ था, किसी को नहीं पता। तो अगर दोस्तों किसी को इस बारे में कुछ पता है, कोई मेरे साथी अगर मुजफ्फरपुर से हैं तो इस वाक़या में अगर कुछ और रोशनी डाल सके, जो मुझे नहीं पता होगा, जितना मैंने सुना, जितना मुझे पता था मैंने बताया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। और एक जो शिकायत है कि मेरी आवाज़ नहीं आती है वीडियो में, क्या आवाज़ अभी आ रही है अच्छी तरह से, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं किसी और एक कहानी के साथ, तब तक अलविदा दोस्तों।